बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट को डिस्कस किया था और उस सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हमने 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया और पहले लेक्चर में हमने उसके कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स को डिस्कस किया एंड देन इन सेकंड लेक्चर हमने उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस को डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इजी टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग पहले इसको काफ़ी पढ़ चुके हैं, इसको न्यूमेरिकली भी आप लोग कर चुके हैं कास्ट अकाउंटिंग में, तो इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा इजी है। और ये टॉपिक है हमारा आज का इन्वेंट्री कंट्रोल और मैनेजमेंट इन्वेंट्री कंट्रोल और मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मींस सिंपल, अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो हम कह सकते हैं कि इन्वेंट्री मींस स्टॉक इन हैंड। अब ये स्टॉक किस चीज़ का होता है? ये स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है और कुछ कंपोनेंट्स का भी हो सकता है। कंपोनेंट मींस के हमारा स्टॉक जो है, अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टोर है हमारा, कोई सेल पॉइंट है, कोई शॉप है, कोई जनरल स्टोर है, कोई ग्रॉसरी स्टोर है, तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हमने सेल करने के लिए रखी हुई हैं उन प्रोडक्ट्स का हमारे पास स्टॉक भी होता है, तो वो भी इन्वेंट्री कंसीडर होगा। जिस तरह उसमें आटा, चीनी, दालें वगैरह, ये सारा कुछ जो हमारे पास पीछे स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है वो इन्वेंट्री। दूसरा जो इसका मीनिंग है, दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है इन्वेंट्री का, डेट इज़ रिलेटेड टू रॉ मटेरियल, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आम तौर पर जब हम इन्वेंट्री का वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारे ज़हन में फ़ौरन जो स्टॉक आता है वो रॉ मटेरियल ही आता है। अब रॉ मटेरियल कौन सा स्टॉक होता है, आप लोग उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि रॉ मटेरियल से मुराद वो स्टॉक होता है विच हैज़ नॉट प्रोसेस्ड येट, कि वो एक ऐसा मटेरियल है, ऐसी चीज़ें हैं जिसको भी प्रोसेस करना है और उससे फिर कोई फिनिश गुड्स, फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार होनी है, तो उसको भी हम इन्वेंट्री कंसिडर करते हैं। एक्चुअली ये इन्वेंट्री जो होती है इसको हम आइडल रिसोर्स भी कहते हैं किसी भी एंटरप्राइज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कि आइडल होता है। आइडल मींस कि ये फ़िलहाल यूटिलाइज नहीं हो रही होती, लेकिन प्रोडक्शन के लिए और उसको जो है अपनी प्रोडक्शन को स्मूथली रन करने के लिए हमें ये स्टॉक जो है वो मेंटेन करना पड़ता है, इस इन्वेंट्री को मेंटेन करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, इन्वेंट्री जो है या ये जो स्टॉक है, इट इज़ जस्ट लाइक ए बफर बिटवीन प्रोडक्शन एंड सप्लाई एंड डिमांड, कि जो चीज़ हमने अभी प्रोसेस नहीं की, हमारे स्टोर रूम में पड़ी हुई है, और जो चीज़ें जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उनके दरमियान एक बफर का काम करता है। इसी तरह हमारी उस प्रोडक्शन और जो सप्लाई है उसके दरमियान में एक बफर का काम करता है, कि बफर मींस कि हमने इसको रिज़र्व के तौर पर रखा होता है। जब हम प्रोडक्शन हो रही है और हमने जो है सप्लायर को रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस कर दिया है, अब बजाय इसके कि उस सप्लायर से रॉ मटेरियल अभी तक पहुंचा नहीं और हमें प्रोडक्शन रोकनी पड़े, तो इन दोनों सिचुएशंस के दरमियान में हमने एक बफर रखा होता है, एक रिज़र्व स्टॉक रखा होता है जिसको हम इन्वेंट्री का नाम देते हैं। फिर इस इन्वेंट्री को अगर वो रॉ मटेरियल की शक्ल में है स्पेशली, तो उसको फिर आपको पता है कि डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजार के, डिफरेंट प्रोसेसेस मैंने इसलिए कहा कि डिपेंड करता है वो रॉ मटेरियल किस नेचर का है और किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रोसेस होकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। तो वो डिफरेंट प्रोडक्शन साइकिल होते हैं जिसके तहत वो रॉ मटेरियल फिर फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये था स्टूडेंट्स कुछ इन्वेंट्री का इंट्रोडक्शन, जिससे आप लोग पहले भी वाकिफ़ हैं, मैंने जस्ट आपको रिमाइंड करवाया। नेक्स्ट है रीजंस फॉर कीपिंग इन्वेंट्रीज।
आम तौर पे ये सवाल जहन में पैदा हो सकता है कि ऐसी क्या वजूहात होती हैं कि हमें इन्वेंट्रीज़ को मेंटेन रखना पड़ता है, इन्वेंट्रीज़ को रिटेन करना पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेंट्री और व्हेन वी टॉक अबाउट स्टॉक इन हैंड, तो ये नॉर्मली रॉ मटेरियल ही कंसिडर होता है। हालांकि दुकानदार के पास भी इन्वेंट्री होती है, दुकानदार ने भी जो चीज़ें शेल्फ पे सेल करने के लिए लगाई हुई हैं, वो जो सामने शेल्फ पे नज़र आ रही हैं, सिर्फ वही नहीं होती बल्कि उसके पास पीछे स्टोर रूम में, स्टॉक में, गोडाउन में कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, वो भी इन्वेंट्री है। लेकिन फिर वही बात, मोस्टली हम जब इन्वेंट्री या इसका स्टॉक इन हैंड का जिक्र करते हैं तो डैट इज़ रिलेटेड टू रॉ मटेरियल डैट इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो हम इसी को लेके आगे चलते हैं। बार बार अब मैं इन दोनों को एक्सप्लेन या बार बार इन दोनों का जिक्र नहीं करूँगा। चले जी, इन्वेंट्री क्यों रखी जाती है? व्हाट आर द रीजंस टू कीप इन्वेंट्रीज? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द प्राइमरी रीज़न टू कीप और रिटेन द इन्वेंट्री इज़ टू स्टेबलाइज प्रोडक्शन। जैसे भी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि ऐसा भी हो सकता है और अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जो है प्रोडक्शन चल रही है और हमें पता चला कि रॉ मटेरियल नहीं है, तो रॉ मटेरियल की अनअवेलेबिलिटी की वजह से हमें प्रोडक्शन रोकनी पड़ जाती है। तो अब हमारी वो फिर प्रोडक्शन साइकिल स्मूथ नहीं रहता, वो स्टेबलाइज नहीं रहता। जब ऐसे दरमियान में हमें शॉर्ट पीरियड के लिए प्रोडक्शन को रोकना पड़े या डिस्टर्ब करना पड़े, तो उस प्रोडक्शन साइकिल को स्मूथली चलते रहने के लिए हमें इन्वेंट्री को होल्ड करना पड़ता है, हमें इन्वेंट्री को अपने पास रखना पड़ता है, ताकि जैसे ही वो प्रोडक्शन चल रही है, हमें पता है कि हमारे पास इतनी तादाद में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है और हम साथ ही सप्लायर को ऑर्डर भी प्लेस कर देते हैं। उससे ये होता है कि वो जो हमारे पास रॉ मटेरियल जो इन्वेंट्री पड़ी है वो एक बफर का काम कर रही होती है। नया स्टॉक आने से पहले पहले वो रॉ मटेरियल, वो स्टॉक हमारा प्रोडक्शन में यूटिलाइज हो जाता है, तो इस तरह प्रोडक्शन रुकती नहीं, वो स्टेबलाइज रहती है। इसी तरह टू टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस डिस्काउंट्स, जी अक्सर ऐसा होता है कि जो सप्लायर्स होते हैं जिनसे हम रॉ मटेरियल लेते हैं वो डिफरेंट ऑफर्स लगाते हैं, वो डिफरेंट डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं हमें अगर हम बल्क में ज़्यादा तादाद में रॉ मटेरियल उनसे खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रूटीन में हम उनसे, हमारी कोई प्लास्टिक इंडस्ट्री है, हम प्लास्टिक फर्नीचर बना रहे हैं जैसे चेयर्स वगैरह या टेबल, तो उसके लिए प्लास्टिक बैग यूज़ होते हैं, दाना होता है प्लास्टिक का जो बैग्स की शक्ल में होता है, तो प्लास्टिक बैग यूज़ होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम जिस सप्लायर से बैग ले रहे हैं वो बैग हमें दे रहा है फॉर एग्जांपल 18,000 का एक बैग दे रहा है और हम उसे रूटीन में 5, 7, 10 बैग लेते हैं अकॉर्डिंग टू और प्रोडक्शन साइज। तो वो एक ऑफ़र लगाता है, वो एक ऑफ़र हमें डिस्काउंट ऑफ़र करता है कि अगर आप मेरे से इकट्ठे 25-30 बैग लेंगे 5-10 की बजाय, तो मैं आपको जो उसका एक बैग का रेट है वो 18,000 की बजाय 17,000 कर दूंगा या 17.5 कर दूंगा। तो ये हमें कुछ डिस्काउंट ऑफ़र हो गया जिसकी वजह से हमने फिर स्टॉक उठा लिया, ज़्यादा इन्वेंट्री जो है उसको होल्ड कर दी। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है इन्वेंट्री को होल्ड करने की, कि हम वो रॉ मटेरियल डेफिनेटली हमें जब सस्ता पड़ेगा तो हमारी वो प्रॉफिट जो है उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। तो डैट इज़ अनदर रीज़न। तीसरी है जी, टू मीट द डिमांड ड्यूरिंग रिप्लेसमेंट पीरियड, टू मीट द डिमांड ड्यूरिंग रिप्लेसमेंट पीरियड। द लीड टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स, यानी रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट, रॉ मटेरियल की फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने का जो टाइम है, इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स लाइक लोकेशन ऑफ सोर्स, डिमांड सप्लाई कंडीशन एटसेट्रा। सो इन्वेंट्री इज मेंटेन टू मीट द डिमांड ड्यूरिंग प्रोक्योरमेंट रिप्लेसमेंट पीरियड। जी, अब क्या होता है कि हो सकता है कि हमारी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसकी लोकेशन ऐसी है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इतनी इजी नहीं है या फौरी तौर पर वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो सकता। यानी अगर हम आज सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो आज ही अगर ऑर्डर जो है उसको डिस्पैच करे तो वो रॉ मटेरियल हमारे तक पहुँचते पहुँचते फॉर एग्जांपल से 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो वो 2 से 3 दिन
हम अपनी प्रोडक्शन को रोके नहीं रख सकते, हम अपनी प्रोडक्शन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा रिप्लेसमेंट पीरियड है, हम इसको कम करने के लिए, इसको जो है मेंटेन रखने के लिए हम अक्सर जो है वो इन्वेंट्री को रखते हैं, इन्वेंट्री को होल्ड करते हैं। फोर्थ रीज़न is to prevent loss of orders, sales. In this competitive scenario, one has to meet the delivery schedules at 100% service levels. Means they cannot afford to miss the delivery schedule, which may result in loss of sale. To avoid the organizations have to maintain inventory. अब देखें, हम चले किसी स्टोर की अब एग्जांपल ले लेते हैं। आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ से 2-3 आइटम्स का आप पूछते हैं और वो तीनों आइटम्स के बारे में आपको यही कहता है कि जी आज शाम तक आ जाएगी या कल तक आ जाएंगी, आप दोबारा आ जाए। अब बहुत ही कम ऐसा होगा कि हम दोबारा वेट करें और शाम को उसके स्टोर पे दोबारा जाए उसके लिए। हम डेफिनेटली किसी और स्टोर की तरफ जाएंगे और वो चीज़ लेकर घर आएंगे। तो क्या हुआ कि एक्चुअली उसका स्टॉक ख़त्म हो गया, उसने इन्वेंट्री प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं की, इन्वेंट्री उसने नहीं रखी हुई थी, उसने उन प्रोडक्ट्स का स्टॉक सफिशेंट स्टॉक नहीं रखा था। तो जब 2-3 इंक्वायरी आई तो डेफिनेटली उन कस्टमर्स को वैसे ही वापस जाना पड़ा, तो उसकी सेल कम होगी, सेल को अफेक्ट हुआ, उसने ऑर्डर जो है वो लॉस किए। और सिर्फ उसी वक्त अफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि 1-2 दफ़ा अगर वो ऐसा करेगा तो डेफिनेटली वो कस्टमर तीसरी दफ़ा उस स्टोर पे नहीं जाएगा कि इसके पास तो कोई चीज़ होती ही नहीं, वो किसी और स्टोर पर ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अपने ऑर्डर्स को या अपनी सेल को लॉस से बचाने के लिए हम इन्वेंट्री का अच्छा खासा स्टॉक अपने पास रखते हैं। इसी तरह अनदर रीज़न फॉर मेंटेनिंग अ स्टॉक इज़ टू कीप पेस विद चेंजिंग मार्केट कंडीशंस। जी आपको पता है कि आजकल जो दौर है वो है ही बड़ा अनप्रडिक्टेबल सा दौर है, अनसर्टेनिटीज़ का दौर है। तो मार्केट कंडीशंस जो है वो भी वेरी करती रहती हैं, स्टेबल नहीं रहती। इसकी रीसेंट एग्जांपल हमने देखी कि 2018 में जब ये नई गवर्नमेंट आई तो इन्होंने वो डॉलर्स को फ्लोटिंग रेट पर ले गए, जिसकी वजह से डॉलर्स की कीमत रोज़ कम और बढ़ती थी, रोज़ बढ़ती थी, फिर कभी कुछ रोज़ कुछ पैसे कम हो जाती थी, फिर कुछ बढ़ जाती थी, यानी स्टेबिलिटी नहीं थी। तो अब ऐसी अनप्रडिक्टेबल मार्केट कंडीशंस में, ऐसी अनप्रडिक्टेबल इन्वायरमेंट में अगर हम उस चीज़ को बेहतर तौर पर प्रेडिक्ट करने और उन मार्केट में बार बार चेंजेस से बचने के लिए हम एक ही दफ़ा स्टॉक जो है उसको मेंटेन कर देते हैं, एक ही दफ़ा स्टॉक जो है उसको अपने पास रख लेते हैं कि ताकि कोई हो सकता है कि ये आने वाले चंद दिनों में हमने ये एंटिसिपेट कर दिया, हमने प्रेडिक्ट कर दिया कि आने वाले चंद दिनों में ये चीज़ शॉर्ट हो सकती है, तो हमने उसको पहले स्टॉक रख लिया। फिर हमने ये प्रेडिक्ट किया कि आने वाले दिनों में इसकी प्राइस बढ़ सकती है, तो हमने वो ज़्यादा चीज़ स्टॉक कर दी ताकि जब हम उसको बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। और ये चीज़ जो है ये तो माशाल्लाह हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। हम अक्सर देखते हैं कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है, जो स्टॉक कर दिया जाता है, अक्सर हम इसका शोर सुनते हैं कि गंदम मिल नहीं रही, कहाँ पे गई जी, स्टॉक कर ली बड़े बड़े जो माफियाज़ हैं, बड़े बड़े लोगों ने। चीनी का क्या हुआ जी, वो सारा शुगर स्कैंडल आपके सामने है कि बड़े बड़े शुगर मिल जो है उसको स्टॉक कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं। जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो फिर वो उसको अपनी कीमत के मुताबिक दे देते हैं। जिस तरह आजकल भी सुनने में यही आ रहा है कि जो चिकन है उसके साथ भी यही कुछ हो रहा है, जो चिकन का रेट रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह भी यही है कि वो स्टॉक। फिर रमज़ान में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें एकदम से महंगी हो जाती हैं, अच्छी खासी महंगी हो जाती हैं। उसकी वजह यही है कि मार्केट कंडीशन को वो प्रेडिक्ट कर देते हैं और कि आने वाले दिनों में इस चीज़ की शॉर्टेज होने वाली है, या इस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, या इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो जो उसको स्टॉक कर दिया जाता है ताकि फिर एक मुनासिब वक्त में उससे फ़ायदा उठाया जा सके। लास्ट रीज़न इज़ sometimes the organization have to stock material due to other reasons like supplier minimum quantity condition। ये भी एक कंडीशन सप्लायर की तरफ से हो सकती है कि कम अज़ कम इतना आप मेरे से मटेरियल लेंगे तो मैं आपको दूंगा, इससे कम हम देते ही नहीं। ठीक है, ये भी कंडीशन हो सकती है।
बात सप्लायर्स की तरफ से कि हमें फॉर एग्जांपल 5 बैग चाहिए प्लास्टिक के, जैसे मैंने शुरू में पहले कहा। तो हमने किसी सप्लायर को कॉल की, उस सप्लायर से हमने बात की और हमने उसको कहा कि हमें 5 बैग चाहिए। तो उसने कहा जी मेरी तो कंडीशन है मिनिमम मैं 10 बैग से कम देता ही नहीं, तो अगर आपको चाहिए तो आपको 10 बैग मिल सकते हैं। तो फिर हमें वो 10 बैग खरीदने पड़ेंगे। 5 तो हमारी ज़रूरत थी, वो 5 क्या हुआ, हमारी इन्वेंट्री बन गई, हमारा स्टॉक हो गया। इसके अलावा कुछ सीजनल अवेलेबिलिटी भी होती है मटेरियल की, ठीक है। कुछ मटेरियल जो है वो सीजनल होता है कि हम फॉर एग्जांपल कोई ऐसी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी प्रोडक्शन हमने सर्दियों में स्टार्ट करनी है, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है वो आजकल इन दिनों में इजीली अवेलेबल है, सर्दियों में अवेलेबल नहीं है। तो हम उसको लेकर अभी स्टॉक करना शुरू कर देंगे ताकि जब हमारी सितंबर अक्टूबर में उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट हो तो हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। इसी तरह सडन इंक्रीजेज इन प्राइसेस, ये अनसर्टेनिटीज़ वगैरह कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कोविड आ गया एकदम, या हमारे यहाँ पर अक्सर जो है वो कोई मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, धरने चलते रहते हैं, जिससे वो एकदम सारी चीज़ें जो है वो एबनॉर्मल हो जाती हैं। तो इन सिचुएशन से निपटने के लिए भी हम इन्वेंट्री को अपने पास रखते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये थे कुछ रीजंस जो हमने देखी कि हमें क्यों इन्वेंट्री को होल्ड करना पड़ता है, क्यों हमें स्टॉक जो है रखना पड़ता है, चाहे हम दुकानदार हैं, चाहे हम जो है किसी फैक्ट्री के ऑनर हैं। बीइंग अ प्रोडक्शन मैनेजर वी हैव टू मेंटेन अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री, ताकि हमारी प्रोडक्शन स्टेबल रहे, उसको डिस्टर्बेंस ना हो बार बार, ताकि हमें कोई प्राइस डिस्काउंट का एडवांटेज ले सकें, रिप्लेसमेंट पीरियड को हम कवर कर सकें, या हमारी सेल कम ना हो, या हम जो मार्केट कंडीशंस हैं उसकी चेंजेस उसके साथ साथ चल सकें, या अनसर्टेनिटी से बचने के लिए हम इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। यानी इन्वेंट्री तो हमें समझ आ गया कि क्या है, ये भी हमने देख लिया कि इन्वेंट्री को क्यों रखा जाता है, क्यों इन्वेंट्री को स्टॉक को मेंटेन किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इन्वेंट्री कंट्रोल, हाउ वी कैन मैनेज और कंट्रोल और इन्वेंट्री। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितनी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल को स्टोर करना है, कितना ऑर्डर प्लेस करना है, कब ऑर्डर को प्लेस करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्वेंट्री कंट्रोल या इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाती हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल इज़ ए प्लान्ड अप्रोच फॉर डिटरमिनिंग व्हाट टू ऑर्डर, व्हेन टू ऑर्डर एंड हाउ मच टू ऑर्डर एंड हाउ मच टू स्टॉक, सो दैट द कॉस्ट एसोसिएटेड विद बाइंग एंड स्टोरिंग आर ऑप्टिमल, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बगैर सोचे समझे नहीं कर सकते स्टॉक किसी भी चीज़ को, कि हमने बहुत ज़्यादा स्टॉक कर दिया किसी भी चीज़ को, इतना स्टॉक कर दिया कि हमारी सेल उतनी नहीं थी और वो चीज़ जो स्टॉक में पड़ी ख़राब हो गई तो हमें नुकसान हुआ। फिर हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टॉक कर ली, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा स्टॉक कर दिया और हमारी आगे जो है प्रोडक्शन उस तरह से नहीं हुई या प्रोडक्शन बंद हो गई, जिस तरह से एकदम आपको पता है लास्ट ईयर हुआ था, लॉकडाउन हो गया, सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई और वो अब जो उनका रॉ मटेरियल था, अब बहुत सारे रॉ मटेरियल बहुत सारे स्टॉक में चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एक ख़ास अरसे तक जो है वो यूटिलाइज़ किया जा सकता है, उसके बाद उनमें उनकी क्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने के लिए हम इन्वेंट्री कंट्रोल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ते हैं या इसको अप्लाई करते हैं, विच इज़ ए प्लान्ड अप्रोच, विच इज़ ए मैथमेटिकल मॉडल। एक मैथमेटिकल मॉडल है इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए, जिससे हमें पता चलता है कि व्हेन शुड एन ऑर्डर बी प्लेस्ड, जिसको हम ऑर्डर लेवल कहते हैं, हाउ मच शुड बी ऑर्डर्ड, इसको ऑर्डर क्वांटिटी कहा जाता है, ठीक है। तो दीज क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय द यूज ऑफ इन्वेंट्री मॉडल्स। द साइंटिफिक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम स्ट्राइक्स द बैलेंस बिटवीन लॉस ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम एंड कॉस्ट ऑफ कैरिंग द स्टॉक ऑफ एन आइटम। जी स्टूडेंट्स, आपने बीकॉम पार्ट 2 में कास्ट अकाउंटिंग में इन्वेंट्री वाला चैप्टर पढ़ा था,
जिसमें आपने मैथमेटिकल मॉडल जो है उसको डिस्कस किया था। चलें उस मॉडल के बारे में बताने से पहले जो है या चलें पहले उस मॉडल को ही देख लेते हैं। आपको थोड़ा रिमाइंड करवाता चलूँ कि आपने एक मॉडल जो है उसको डिस्कस किया था। वो एक मैथमेटिकल मॉडल था जो कि असल में इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए ही था, जिसको आप EOQ कहते थे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसमें आपके पास जो है वो ऑर्डर लेवल होता था और ऑर्डर क्वांटिटी होती थी, यानी उसमें कैरिंग कास्ट थी उसकी और वो एनुअल रिक्वायरमेंट थी। इस तरह के कुछ पैरामीटर्स थे जिनके थ्रू आप एक मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करते हुए डिटरमिन करते थे कि हमें कितनी इन्वेंट्री चाहिए, कितना ऑर्डर हमें प्लेस करना चाहिए। तो वही इन्वेंट्री मॉडल होता है, वही इन्वेंट्री कंट्रोल होता है। इस इन्वेंट्री मॉडल या इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो देखते हैं कि जी वो ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं। टू इंश्योर sufficient supply of products to customer and avoid storage as far as possible। ठीक है जी, ताकि कस्टमर को प्रोडक्ट रूटीन में उसी फ्लो में इन टाइम दी जा सके और कोई किसी किस्म की शॉर्टेज ना हो। टू मेक श्योर दैट द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज इज मिनिमम, दैट इज टू सी दैट द वर्किंग कैपिटल इज ब्लॉक टू मिनिमम पॉसिबल एक्सटेंट। अब देखें, ये एक जो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है, ये जो इन्वेंट्री के मॉडल्स हैं डिफरेंट, ये हमें बताते हैं कि आपने मिनिमम इतनी क्वांटिटी जो है उसको ऑर्डर करना है जो आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से सफिशेंट है। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने इतना स्टॉक जो है वो स्टोर कर दिया, इतनी इन्वेंट्री रख ली और उस पर इतना कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया कि हमारा पूरे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो स्टक हो गया बिकॉज द लैक ऑफ कैपिटल, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कैपिटल का पोर्शन इन्वेंट्री में लगा चुके हैं। तो ये क्या होगा, या बेहतर प्लानिंग तो नहीं होगी, ये तो जो है एक इल प्लानिंग कंसिडर होगी। तो ये मैथमेटिकल जो मॉडल्स हैं ये हमें एक एग्जैक्ट जो है सिचुएशन या सिनेरियो बता देते हैं कि हम इस हिसाब से चल सकते हैं। Efficient purchasing, storing, consumption and accounting of material is an important objective। ठीक हो गया। To maintain timely record of inventories of all items and maintain to stock within the desired limits। उस इन्वेंट्री का पूरा हिसाब रखने के लिए, पूरा उसको जो है मेंटेन करने के लिए, इसके लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स भी अब प्रॉपर डेवलप किए जाते हैं, कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं जिनको हम इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम्स या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स कहते हैं, जो कि हमारी इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे होते हैं। क्योंकि उस इन्वेंट्री का हमारी सेल्स के साथ भी होता है। जब एक प्रोडक्ट सेल हुई है तो डेफिनेटली, जैसे आप किसी स्टोर पे जाते हैं, किसी ग्रॉसरी स्टोर पे, जैसे राना उमर स्टोर है या और ये चेज़ अप है या इम्तियाज़ सुपर मार्केट है। अब आप यहाँ से जब कोई मुख्तलिफ़ चीज़ें लेकर जब उस काउंटर पे जाते हैं तो वो काउंटर पे जब उसको स्कैन करता है तो जहाँ पे सेल की एंट्री पास होती है वहाँ पे डेफिनेटली इन्वेंट्री में से भी वो जो प्रोडक्ट है उसको माइनस किया जाता है कि अगर वो 2 है या 3 प्रोडक्ट आपने ली हैं फॉर एग्जांपल, तो वो क्वांटिटी 2-3 प्रोडक्ट अगर सेल हुई हैं तो डेफिनेटली वो इन्वेंट्री में से माइनस भी हुई है। तो इस तरह ये प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है। कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर आजकल चलते हैं, अवेलेबल हैं या जो है बनवाए जाते हैं ताकि हम इस पूरी चीज़ को ईजीली मैनेज कर सकें। टू इंश्योर टाइमली एक्शन फॉर रिप्लेसमेंट, ठीक है, ये भी टाइमली एक्शन के लिए कि स्टॉक में बिल्कुल वो चीज़ ख़त्म होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इतनी आइटम्स रह गई हैं, हम उससे पहले ही उसका ऑर्डर प्लेस करते हैं ताकि हमारा वो सप्लायर हमें पहुंचा दे। वो 2-3 चीज़ों के सेल होने तक मज़ीद उसका स्टॉक हमारे पास आ जाना चाहिए। टू प्रोवाइड अ रिजर्व स्टॉक फॉर वेरिएशन इन लीड टाइम, जी ये वही जो है मैंने जैसे अभी बताया तो प्रोडक्शन के रिलेटेड है। टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक बेस फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ मटेरियल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये 1 महीने के लिए फ़िलहाल परचेजिंग करें, 2 माह की करें या 6 माह की करें या पूरे साल की स्टॉक इकट्ठा ही खरीद के रख लें। तो ये जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग के डिसीजंस होते हैं इसमें भी ये इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम्स हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो इनके इसी तरह से फिर बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं जब हम इनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हैं, जिस तरह से इम्प्रूवमेंट इन कस्टमर रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस।
जी जैसे अभी ऊपर हमने एग्जांपल डिस्कस की कि अगर आप किसी एक ऐसे ग्रॉसरी स्टोर पे 2-3 दफ़ा जाते हैं और जिस प्रोडक्ट के लिए आप जाते हैं वो रिफ्यूज़ कर देता है कि वो ख़त्म हो गई है या अवेलेबल नहीं है, शाम को आएगी, कल आएगी, तो इस तरह से 1-2 दफ़ा करने से भी क्या होगा कि वो अपने कस्टमर को लूज़ कर देंगे, अपनी सेल भी कम करेंगे और कस्टमर डेफिनेटली दोबारा उनके पास नहीं जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए, बल्कि इसको चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमें ये इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करने पड़ते हैं। एक और फ़ायदा जो इस इन्वेंट्री कंट्रोल का होता है डैट इज़ स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन। जी ये प्योरली प्रोडक्शन साइड के लिए है कि जो हमने पहला उसकी रीज़न भी पढ़ी थी कि हमारी प्रोडक्शन जो है वो स्टेबल रहे, उसमें किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो ये बेनिफिट हमें इससे मिल सकता है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। जी ये कैपिटल भी जैसे ऊपर मैंने भी डिस्कस किया कि कितना कैपिटल हमने इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करना है, क्या इतना ही कैपिटल इन्वेंट्री में इन्वेस्ट तो नहीं कर दिया कि बाकी फैक्ट्री को चलाने के लिए, बाकी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कैपिटल बचा ही नहीं। तो इफेक्टिव यूज़ ऑफ कैपिटल कि कितना कहाँ पे यूटिलाइज होना है उसके लिए भी ये मैथमेटिकल मॉडल, ये इन्वेंट्री कंट्रोल यूज़फुल होते हैं। इकोनॉमी इन परचेजिंग, ठीक है। और लास्ट है जी एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ डुप्लीकेट ऑर्डरिंग। जी ये भी जब हम कंप्यूटराइज इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम्स के थ्रू ऑर्डर प्लेस करते हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी नो चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर, क्योंकि हम प्रॉपर सिस्टम बना होता है, डेटाबेस होती है, तो डाटा रिडंडेंसी एक फ़ीचर होता है डेटाबेस का जिससे हम कोई भी चीज़ डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो ये था जी स्टूडेंट्स एक हमारा आज का टॉपिक जो कि बिल्कुल आसान और इजी सा टॉपिक था, जिसमें हमने इन्वेंट्री को पढ़ा, इन्वेंट्री को क्यों रखा जाता है, क्यों इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है, उसकी कुछ रीजंस देखे, इन्वेंट्री कंट्रोल को डिफ़ाइन किया, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे और फिर उसके कुछ बेनिफिट्स देखे। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपने एक असाइनमेंट बनानी है और वो असाइनमेंट है वही एक इन्वेंट्री मॉडल। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि बहुत सारे इन्वेंट्री मॉडल डेवलप किए गए हैं अपनी हमारी इन्वेंट्री को प्रॉपरली मेंटेन रखने के लिए। उसमें जो सबसे ज़्यादा और सबसे आसान मॉडल है जो आप बीकॉम पार्ट 2 कास्ट अकाउंटिंग में पढ़ के भी आए हैं वो है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, जिसमें आप फार्मूला यूज़ करते थे वो 2 × AR और इंटू OC/CC यानी एनुअल रिक्वायरमेंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कास्ट। तो ये आपने पूरी असाइनमेंट बनानी है इसके ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आपने ये सारे स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी असाइनमेंट बना के उसकी पिक्चर मुझे सेंड करनी है, ठीक है। हर असाइनमेंट के ऊपर नाम लिखा हो, रोल नंबर लिखा हो और वो जितने पेजेस की है उनकी पिक्चर्स खींच के आपने सेंड करनी है ग्रुप में नेक्स्ट लेक्चर में। और इस असाइनमेंट में होगा क्या, ये जो इन्वेंट्री मॉडल है इसकी डेफिनेशन होगी इस EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की, ठीक है। इसके फार्मूलेज जो हैं उनको आप लिखेंगे, उन फार्मूलाज को एक्सप्लेन करेंगे कि उनमें फॉर एग्जांपल AR है एनुअल रिक्वायरमेंट, OC ऑर्डरिंग कास्ट, CC कैरिंग कास्ट, ठीक है। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर एंड पे 1 या 2 न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के थ्रू आप हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल के बताएंगे, ठीक है जी। तो ये आपकी असाइनमेंट है जो कि आपने नेक्स्ट बनानी है। इस असाइनमेंट की प्रॉपर वेटेज होगी, इस असाइनमेंट को आपने बड़े अच्छे तरीके से बनाना है और जिस तरह मैंने कहा आपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह इस असाइनमेंट को मुझे प्रेजेंट करना है, ठीक है जी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।